इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस देखते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस को U से डिनोट करते हैं, लेटर U से। आगे भी जो थर्मोडायनेमिक लॉज वगैरह करेंगे, इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ गैस का? गैस जिस जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकती है उसका सम टोटल जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी हुआ। ठीक है, तो अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट हुआ और एक पोटेंशियल एनर्जी वाला कंपोनेंट हुआ। ठीक है, अब पहले काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट देखते हैं। अपन ने जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किया, तो हम ये काइनेटिक एनर्जी वाले कंपोनेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट देखे थे काइनेटिक एनर्जी के? तो हमने ये तीन कंपोनेंट देखे थे काइनेटिक एनर्जी के, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अच्छा, हर एक फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी के ये हर एक फॉर्म में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है ये हमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मालूम चलता है। ठीक है, अच्छा हमने क्या देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ kT वो टोटल एनर्जी होती थी मॉलिक्यूल की। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT एनर्जी वो स्टोर कर सकता था मॉलिक्यूल। तो अब तीनों तरह की जो गैस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हमने देखा था, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी और हाफ kT, तो इतनी तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है। अच्छा, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? हाफ mv/rms²। ठीक है, कहीं पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो तो हम हाफ mv/rms² की बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी की नहीं बात कर रहे हैं हम, इतना केवल जो ये सब पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, डायटोमिक गैस में भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी, हाफ 3 इंटू हाफ kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ट्राइएटॉमिक गैस में भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के चलने के तो तीन ही तरीके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो मोनोटॉमिक गैस रोटेट करेगी नहीं, 0। डायटोमिक गैस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास में रोटेट करने के, ये अपन ने देखा था। तो इसके पास में एनर्जी स्टोर करने के इतने तरीके और हो गए। और ट्राइएटॉमिक गैस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाता है, ये भी देखा अपन ने। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में इतनी एनर्जी और स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अच्छा वाइब्रेशनल जो है वो हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया, और मतलब हम जितने जो है ना प्रॉब्लम सेट्स और जो ये करेंगे उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट एनालिसिस नहीं है ना, पर हमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कब इन प्ले आती है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, वो तो चाहे जो हो जाए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें वो तो सिंगल एटम है, तो है ना वाइब्रेट तो करेगा नहीं। डायटोमिक गैस, मतलब डायटोमिक गैस बेसिकली यदि हम उसको मॉडल करें तो इस टाइप से हो जाएगी, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स और बीच में स्प्रिंग। तो अब वो इस टाइप से जो है वो वाइब्रेट कर सकती है, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। तो वाइब्रेट कब करता है? बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, और इसीलिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन 400 केल्विन पे हम जो है वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा हूँ, बट यदि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर होती है, टेम्परेचर हाई होगा, तो यहाँ पे डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे अभी तक अपन ने कितना लिखा है, 3 इधर 2 इधर 5 लिखा है, उससे बढ़ जाएगा। ठीक है,
उससे बढ़ जाता है ना। और ट्राइएटॉमिक गैस में भी सेम चीज़ है ना। हम एक्चुअल कोई फिगर नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, बट ये हमको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर यदि हाई हुआ तो ट्राइएटॉमिक गैस का भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 से बढ़ करके मतलब 7 या कुछ उस टाइप से जा सकता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे मैं टोटल कर लूँ तो ये तो हो गया 3/2 kT है ना। तो अच्छा पहले टोटल कर लेते हैं, 5/2 kT और ये हो गया 6/2 kT। ठीक है, अच्छा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है उसमें हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस में पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कब होती है और किस केस में होती है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो टोटल इंटरनल एनर्जी यदि वर्ड यूज करें, टोटल इंटरनल एनर्जी टोटल इंटरनल एनर्जी यदि इसकी बात करें तो हम बेसिकली इस कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3/2 kT, 5/2 kT, 6/2 kT। ठीक है, और केवल इंटरनल एनर्जी की भी बात करें तब भी ये अंडरस्टूड है कि हम टोटल इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब भी ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो रेलेवेंट है। कई क्वेश्चंस में जो है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि उस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है ना। तो जब भी वो बोले कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है तब हम केवल इसी कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर बोले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टिंक्शन जो है ना आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि मतलब क्या फ्रेज यूज हो रहा है तो उसमें हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीफली जो है वो पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या, हमने जो आइडियल गैस का एजम्पशन जो लिए थे तो उसमें एक पॉइंट हमने बोला था कि कोलिजन्स को छोड़ करके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में तो जैसे मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब उसका पार्ट मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज, पार्ट मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल नहीं दिमाग में आ रहा है तो वाटर का ले लेते हैं है ना, वाटर वेपर ले लेते हैं। तो वाटर वेपर में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पे एक स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन पे एक स्लाइड नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो यदि इसके पास में कोई दूसरा है ना वाटर वेपर का मॉलिक्यूल आएगा तो आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का क्या मतलब निकला, यदि सपोज ये दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब कि इनको दूर लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इनको दूर लेके जाने के लिए जैसे हमको वर्क करना पड़ा तो यदि तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, यदि ये दूर दूर हैं तो इन दोनों के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना। और ये जब पास आएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से जैसे भाई हम कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में नीचे ना कोई बॉल है, उसको उठा करके हम बिल्डिंग के ऊपर रख देते हैं है ना। हमको वर्क करना पड़ा बट उस वर्क के कारण इस बॉल में जो है एक पोटेंशियल एनर्जी हमने दे दी जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। बॉल को नीचे गिराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी उस है ना, तो बॉल की कैपेसिटी हो जाएगी वर्क करने की। एग्जैक्टली सेम चीज है ना। इसी तरह का एग्जांपल अपन ने सरफेस टेंशन में भी देखा था है ना, आपको याद हो तो इस तरह से ना उसमें जब मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसको है ना, उसको इस तरह से मतलब डिपिक्ट करते हैं। ये जेई के मतलब इसके सिलेबस के बाहर की चीज है, बट जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी तो यदि दूर दूर हैं तो ये मान के हम चलते हैं कि भाई उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जीरो है। ठीक है, और जब पास आते हैं मॉलिक्यूल्स तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटती है ना। पास आने का मतलब हुआ जैसे एक तरह से बॉल गिर रही है ऊपर से है ना। यदि एनालॉजी
इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अर्थ और ग्रेविटी की एनालॉजी देना इजी रहता है ना, विजुलाइज करना इजी रहता है। तो जब पास आते हैं मॉलिक्यूल्स तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है घटती है। अच्छा, और बहुत ज़्यादा पास आ गए, एक क्रिटिकल डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा पास आते हैं तो फिर जो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में इंटरेक्ट करने लगता है और फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, कुछ इस टाइप का कर्व जो है वो जाता है उसका। तो बिल्कुल ब्रॉडली और बहुत ही रफ एक आइडिया दिया है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और रिपल्शन से आती कैसे। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहे। हम इसका यूज जो है वो मतलब किसी भी प्रॉब्लम सेट में आएगा नहीं, बट आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट होगा और है ना, इस तरह से मतलब वेरी करता है। ठीक है, बट हम जो है प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे लिए रिलेवेंट पोर्शन जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला पोर्शन रिलेवेंट है।